हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में कुछ पढ़ा हुआ था। तो हमने 3 टाइप्स की मैट्रिक्स पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें आप रो कॉलम को एक मान सकते हो। उसके बाद नल मैट्रिक्स पढ़ी थी और स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ी थी। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद अपनी एक मैट्रिक्स स्टार्ट होती है डायगोनल मैट्रिक्स। तो बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स से पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा। एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, उसी के अंदर एक डायगोनल मौजूद होता है। पहली बात क्या है कि कोई भी डायगोनल उसी मैट्रिक्स के अंदर मौजूद रहेगा जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, मतलब जिसके रो और कॉलम, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो अपने यहाँ पे जो आ रहा है ये प्रिंसिपल डायगोनल, इसी के थ्रू एक डायगोनल मैट्रिक्स बनती है। क्या कहलाती है? ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे, ऑर्डर दे दो एन क्रॉस एन का, कोई भी एन ऑर्डर मान लो, जैसे 3 है तो 3 क्रॉस 3 का, 4 मानोगे एन की वैल्यू तो 4 क्रॉस 4 का, इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ कह लो each of its element, if and only if, या फिर if each of its elements are 0 except principal diagonal elements, except principal diagonal elements. The principal diagonal elements may or may not be जीरो। तो देखो बच्चों, क्या कहा हमने इसमें कि किसी भी मैट्रिक्स को, कोई भी मैट्रिक्स आपके पास, सबसे पहले मैंने यहां पे क्लियर कर दिया है कि वो मैट्रिक्स कैसी होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी तो कभी डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी नहीं। सबसे पहली बात आई कि वो मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर। यहां ऑर्डर से क्लियर हो रहा है। या फिर यहां पे लिख सकते हो आप, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ ईच ऑफ इट्स एलिमेंट, इफ कर लो इसको, या इफ एंड ओनली इफ भी कर सकते हो, दोनों ही केस में। क्योंकि अगर किसी मैट्रिक्स पास ये कंडीशन है तो डायगोनल मैट्रिक्स होगी। अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो पक्का उस मैट्रिक्स पास ये कंडीशन मिलेगी। इफ ईच ऑफ इट्स एलिमेंट आर जीरो, उसके सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, किसको छोड़ के? एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। या फिर ये भी कह सकते हो, इफ ईच ऑफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। क्या कह सकते हो? ईच ऑफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट। नॉन डायगोनल का क्या मतलब हुआ कि इस डायगोनल को छोड़ के जितने भी एलिमेंट बच गए दोनों साइड, वो सारे क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। एक्सेप्ट किसको छोड़ के? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के। देन दैट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स मे और मे नॉट बी जीरो। कहने का मतलब क्या हुआ? ये कह रहे हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को आप डायगोनल मैट्रिक्स बोलोगे जब उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स बच गए, या फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो बच गए, वो सारे क्या रहे? जीरो रहे। कहने का मतलब, फॉर एग्जांपल, यहां पे छोड़ के ये वाले भी सारे एलिमेंट जीरो, ये वाले भी सारे एलिमेंट क्या होंगे? जीरो होंगे। तो आपकी क्या कहलाएगी? एक डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। तो ये क्या कहलाएगी? आपकी एक डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं इसके बारे में। जैसे यहां पे लिया मैंने 1 0 0 0 2 0 0 0 3। तो बच्चों देखो, 3 रो है यहाँ पे और 3 ही अपने पास क्या है? यहाँ पे कॉलम है। 3 यहाँ पे अपने पास रो है और 3 ही क्या है? कॉलम है। तो एक 3 by 3 की क्या बन गई? एक
डायगोनल मैट्रिक्स बन गई। कैसे देखो, मैंने कहा स्टेटमेंट में कि डायगोनल मैट्रिक्स तभी बोलेंगे किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को जब उसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो। देखो आप सारे नॉन डायगोनल्स, ये वाले सारे नॉन डायगोनल्स हो गए, इस वाले को छोड़ के बाकी सारे क्या हो गए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, जो कि क्या है, जीरो है। तो ये सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हैं, सिर्फ डायगोनल को छोड़ के, डायगोनल के एलिमेंट पे क्या कंडीशन लगाई है कि वो मे और मे नोट भी जीरो। तो ये कह रहा है ये एलिमेंट जीरो हो भी सकते हैं, जीरो नहीं भी हो सकते, तो क्या कहलाएगी ये मैट्रिक्स, एक डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। अच्छा बच्चों, एक कंडीशन और भी आई, भाई जीरो नहीं हुए तो ठीक है, ये एग्जांपल हो गया कि अगर डायगोनल के एलिमेंट जीरो नहीं हुए तो ये मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी, बाकी एलिमेंट्स जीरो हैं। लेकिन अगर जीरो हो गए तो क्या होगा, एक नल मैट्रिक्स बन जाएगी। तो आप ये भी कह सकते हो कि अगर आपके पास कोई स्क्वायर नल मैट्रिक्स है, ध्यान से सुनना मेरा वर्ड, कि अगर आपके पास कोई स्क्वायर नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स नहीं बोल रहा हूं मैं, खाली स्क्वायर नल मैट्रिक्स है, तो भी वो क्या कहलाएगी, एक डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे मैंने यहां पे सारे एलिमेंट जीरो कर दिए, ये वाले भी सारे एलिमेंट जीरो कर दिए, तो आप देखोगे इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो हैं, तो ये एक नल मैट्रिक्स हो गई। और ये स्क्वायर भी है, कितने ऑर्डर की, 3 क्रॉस 3 की। तो दूसरी कंडीशन भी आ गई कि डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो ये एग्जांपल था जिसमें डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं है, ये एक एग्जांपल हो गया डायगोनल मैट्रिक्स का जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, जीरो है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर नल मैट्रिक्स आपके पास है, तो वो भी क्या कहलाएगी, एक डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। तो बच्चों ये था अपना कौन सा, एक डायगोनल मैट्रिक्स का टॉपिक। इसके बाद चलते हैं आगे, इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आएगा स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी, ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे n क्रॉस n is said to be scalar matrix. First, फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, जिसके पास ये प्रॉपर्टीज मिलेंगी। फर्स्ट क्या होना चाहिए उसको, वो एक कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए उसकी, वो कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए, डायगोनल होनी चाहिए। अब बच्चों देखो, अगर वो डायगोनल मैट्रिक्स है तो अपने आप स्क्वायर हो जाएगी। तो इस कंडीशन के लिखने के बाद इस कंडीशन की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि अगर डायगोनल मैट्रिक्स बन गई तो पहले स्क्वायर होगी तभी तो वो डायगोनल बनेगी ना, उसके अंदर डायगोनल तभी आएगा ना जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो आप क्या बोल सकते हो कि वो स्क्वायर होनी चाहिए, वो डायगोनल होनी चाहिए, तो आप स्क्वायर को स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट बोल सकते हो वो क्या होनी चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स। एंड थर्ड वन इज ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। उसके सारे प्रिंसिपल डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तब आप उस मैट्रिक्स को क्या बोल दोगे, एक स्केलर मैट्रिक्स बोल दोगे। ये तो था एक थोड़ा खोल के बताया हुआ, एक मैं सिंपल सी डेफिनेशन लिखता हूं अब इसी को जोड़ के। आप ये बोल सकते हो ए डायगोनल मैट्रिक्स A equal to Aij n cross n is said to be scalar matrix if all its diagonal entries
all its diagonal entries आर इक्वल, यदि उसकी सारी डायगोनल एंट्रीज क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तब आप उस मैट्रिक्स को क्या बोल दोगे, एक स्केलर मैट्रिक्स बोल दोगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कोई मैट्रिक्स ली यहाँ पे 3x3 की, और यहाँ पे मैंने डायगोनल एंट्रीज को क्या दे दिया, इक्वल दे दिया, 0 0 0 0 और ये। देखो यहाँ पे आप देखोगे सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हैं, ओनली एलिमेंट्स कहाँ पे प्रेजेंट हैं, जो कि नॉन जीरो नहीं है, वो किस पे प्रेजेंट है, डायगोनल पे प्रेजेंट है। तो एक डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया। तो पहली कंडीशन थी कि वो कैसी होनी चाहिए, एक डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए। इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है कि उसकी जो भी डायगोनल एंट्रीज है वो सारी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो आप देखोगे यहाँ पे जितनी भी डायगोनल एंट्रीज हैं सारी क्या है, इक्वल है, 2 2 2। तो तीनों डायगोनल एंट्रीज इक्वल है, तीनों इक्वल है, तो एक इसका एग्जांपल हो गया, एक स्केलर मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया। आप ये भी कह सकते हो कि जो स्केलर मैट्रिक्स होता है, जो स्केलर मैट्रिक्स होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीपल होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीपल होता है। वो मल्टीपल कितना होता है, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है वो अब नेक्स्ट टाइम में समझेंगे। इसके बाद आती है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A diagonal matrix, a diagonal matrix A equal to Aij n cross n is said to be an identity matrix, if all its diagonal entries is equal to 1। देखो क्या बोला कि कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है उसको क्या बोल देंगे हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यदि उसकी सारी डायगोनल एंट्रीज किसके इक्वल हो जाए, 1 के इक्वल हो जाए। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि अपने पास सबसे पहले एक डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स तभी बनेगी जब आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेके चलोगे। डायगोनल कब बन जाएगी वो, जब उस स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आपके सिर्फ डायगोनल पे एंट्रीज जीरो या नॉन जीरो हो, बाकी जो भी एंट्रीज बच गई नॉन डायगोनल वो सारी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो एक डायगोनल मैट्रिक्स बन गई। उस डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जो भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं यदि हम सबको 1 कर दें, यदि हम सबको क्या कर दें, 1 से रिप्लेस कर दें, तो आपके पास क्या बच जाएगी, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 2x2 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना चाहो तो ये बन गई, 3x3 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना चाहो तो आपके पास ये बन गई 0 0 1। ये आपके पास एक 3x3 ऑर्डर की क्या बन गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हुई आपके पास कि कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स दी हुई है, उस डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएं, 1 हो जाएं। कौन से, जो डायगोनल के ऊपर मौजूद हैं, बाकी सारे क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। तो ये क्या बन गई आपके पास, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। तो मैंने पिछली वाली जो मैट्रिक्स थी उसमें कहा था कि जो स्केलर मैट्रिक्स होगी वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीपल होती है। कैसे मल्टीपल होती है, जैसे मैंने स्केलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन बताया था, उसमें क्या कहा था कि स्केलर मैट्रिक्स वो होगी जिसके अंदर जो भी डायगोनल एंट्रीज होंगी वो इक्वल होंगी। कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स तब बनेगी जब उसके अंदर जो भी डायगोनल एंट्रीज होंगी वो बराबर होंगी। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, यहाँ पे 3 हो, 4 भी, 5 भी, जो मर्जी आप n ले सकते हो। 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है ये। तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स थी, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी। तो आप इस स्केलर मैट्रिक्स को 2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। आई क्या है ये देखो, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एक स्पेशल नोटेशन होती है। स्पेशल नोटेशन बोले तो आई से ये वाली एक नोटेशन होती है
जो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करती है। कहीं पर भी आई लिखा हुआ, आई के साथ 3x3 लिख दिया, तो इसका मतलब होगा ये एक 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है आपके पास। अगर आपने आई के साथ 2x2 लिख दिया तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास 2x2 ऑर्डर की, या फिर ये बोल सकते हो 2 ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है। तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स की नोटेशन है। यहां पे देखोगे आप कि एक स्केलर मैट्रिक्स 2 टाइम्स ऑफ आई लिखी जा रही है। यहां पर या तो 3 होता है, या 4 होता है, या 5 होता है, कोई भी वैल्यू आप ले सकते थे। मान लो यहां पे मैंने 5 लिया, तो ये वाला भी 5, ये वाला भी 5, तो ये वाला भी 5 कॉमन आ रहा है तीनों से, भाई 3 रो तीनों में 5 है, 5 कॉमन आ रहा है। 5 कॉमन आएगा क्योंकि यहाँ पे तो 0 है ना, तो 5 कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचा, देखो यहाँ पे 5 कॉमन गया, 1 बच गया, ये 0 था, ये भी 0। या आप ये भी कह सकते हो इसको 5 से डिवाइड कर दो, सारी को क्या कर दिया हमने 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखो भाई 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 से हर एलिमेंट्स को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 0/5, 5/5, 0/5, 0/5, 0/5 एंड 5/5। 5 से हर एलिमेंट्स को डिवाइड किया और 5 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपके पास क्या बच गया, ये 5 टाइम्स ऑफ, अंदर कितना बचा, यहाँ पे 5 से 5 कट गया 1, 0 अपॉन समथिंग कितना होता है, 0 अपॉन समथिंग 0, तो ये वाली वैल्यू 0, यहाँ पे भी 0, ये भी 0, यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 5/5 1 आ गया, ये वाली वैल्यू भी क्या हो गई, 0 हो गई, ये वाली वैल्यू भी 0, ये भी 0, यहाँ पे 5/5 क्या बन गया, 1 बन गया। तो ये क्या बन गई, ये 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, और यहाँ पे 5 क्या आ रहा है, इसका कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हो गया, 5 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी। तो आप ये भी बोल सकते हो जो स्केलर मैट्रिक्स होती है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कुछ ना कुछ मल्टीपल होती है। अब मल्टीपल चाहे 1 भी हो, ये भी अपने आप में एक स्केलर मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी को आप ऑलवेज क्या बोल सकते हो, एक स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हो। वो जितने ऑर्डर की गिवन है उतने ऑर्डर की क्या बन जाएगी, वो एक स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगी।